अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे विच इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और फर्दर हम लोग इसकी एक डेरिवेशन भी ड्राइव कर रहे होंगे और इसकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसी का एक न्यूमेरिकल करा दूंगी ताकि ये टॉपिक आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन के हवाले से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या? अच्छा, आपके सामने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है जो कि लिखी हुई है स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्बिट अराउंड अ हेवनली बॉडी सच एज प्लैनेट और स्टार। अच्छा ठीक है, अभी हमें बस ये पढ़ लिया हमने। अब है क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो हमें रिक्वायर है किसी भी प्लैनेट के अराउंड उसके ऑर्बिट में घूमने के लिए। अगर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो सैटेलाइट है, वो प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर सकेगा और उसी प्लैनेट में जाके गिर जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से। फ़र्ज़ करो ठीक है, मेरे पास ये एक प्लैनेट है, मैंने हमारे प्लैनेट ये अज्यूम कर लिया अर्थ। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये देखो कि ये ऑर्बिट है क्या। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हुई इस प्लैनेट के अराउंड, अर्थ के अराउंड, ये है, मैंने बोल दिया ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है वो एक सॉरी अगर ये मैंने सर्कल थोड़ा सा इरेगुलर तरीके से बन गया, लेकिन ये अर्थ है तो ये सर्कल ही है, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसके अराउंड ये जो डॉटेड लाइंस बनाई है ये है हमारा ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट जहाँ पे हम लोग वैसे सैटेलाइट्स को भेजते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल्स के लिए भेजते हैं ना सैटेलाइट्स को। मान लो मैंने यहाँ पे सैटेलाइट को भेज दिया है। ठीक है, अब सैटेलाइट इतनी बड़ी होती है वो मैं ऐसे पूरा बना नहीं सकती, तो मैंने इस बॉक्स को ऐसे बना दिया है। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि अर्थ के बाहर हम जाके देखेंगे तो डॉटेड लाइंस बनी हुई है, भाई वो मेरा ऑर्बिट है। नहीं, ऑर्बिट बज़ाहिर नज़र नहीं आता, वो एक हाइपोथेटिकल रीजन है कि वो जो जगह है ना, वो रीजन कहते हैं उसको हम, जहाँ पे हमारा जो सैटेलाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हम भेजते हैं जो उस रीजन में घूम सकता है, ऑर्बिट कर सकता है, रोटेट कर सकता है किसी भी प्लैनेट के अराउंड। वो प्लैनेट हमारे पास कोई स्टार भी हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है। हमने यहाँ पे अर्थ एज्यूम कर लिया है, जुपिटर भी हो सकता है भाई, वो हम बाद में बात करेंगे चीज़ों पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अर्थ एज्यूम की हुई है। और जो वेलोसिटी मेरे ऑब्जेक्ट को रिक्वायर है इस ऑर्बिट में घूमने के लिए ना, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अगर मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट भी नहीं करेगा इस प्लैनेट के अराउंड, ये इस प्लैनेट में जा करेगा। तो ये लिखा हुआ है इट इज़ द स्पीड, ये वो स्पीड है यानी कि वही वेलोसिटी है जो रिक्वायर है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि हेवनली बॉडी के अराउंड रोटेट करे। हेवनली बॉडी, ज़ाहिर है अर्थ भी हेवनली बॉडी है ना भाई। देखो अर्थ का मास कितना है, 6 एक्सपोनेंट 24, यानी 6 एक्सपोनेंट 24, एक्सपोनेंट के ऊपर 24। भाई अर्थ एक हैवी बॉडी है, ऑब्वियसली हेवनली बॉडी से मुराद क्या है? देखो अर्थ के ऊपर कितनी हैवी बॉडी है, ट्रक वगैरह, एक ट्रक तो हम हाथ में उठा नहीं सकते, तो आप खुद देखो अर्थ के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हैं, तो अर्थ खुद एक हेवनली बॉडी हुई ना। हेवनली बॉडी कुछ भी हो सकती है, जुपिटर हो सकता है, स्टार हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे अर्थ को एज्यूम करा हुआ है। ठीक है, अभी तक इतनी बात समझ आती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर है ऑर्बिट में घूमने के लिए किसी भी प्लैनेट, स्टार या फिर हेवनली बॉडी के। ठीक है, और ये ऑर्बिट क्या है? ये बज़ाहिर हमें जाके नज़र नहीं आ रहा होता कि अर्थ के बाहर गए हमें डॉट 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 दिख रहे, भाई वो ऑर्बिट है मेरा। नहीं, ऑर्बिट हाइपोथेटिकल रीजन है। ठीक है, वो एक हाइपोथेटिकल रीजन है जिसके अराउंड, जिस पाथ के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी समझा, ये डेफिनेशन समझी। अब अपने दिमाग में अभी ये मत ले आइएगा कि अभी इस चीज़ से इसको मत कंफ्यूज करिएगा कि यहाँ तक जाने में क्या हो रहा होता है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ तक जाने में, ऑर्बिट तक जाने का काम हमारा भी नहीं है। हमें बस अभी ये बताया गया है आपको कि यहाँ पे ऑर्बिट में घूमने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट को, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, और ऑब्वियसली अर्थ से वहाँ तक सैटेलाइट को भेजने में तो कोई वर्क करना होता है, लेकिन उससे आपका कंसर्न अभी नहीं है। आपका कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से है जो अभी मैंने पूरी पीछे कहानी की है। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पे हमारी अर्थ बना दी, जो मैंने प्लैनेट यहाँ पे बना लिया है, अर्थ बना ली, वही सिंपल। ठीक है, अर्थ, ये मेरी अर्थ है। ठीक है, इसके अराउंड जो मैंने डॉट 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 करके रीजन बना रही हूँ, ये वही है हाइपोथेटिकल रीजन जो कि हमारा है ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, ये रहा ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे समझो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट चला गया है एम, जिसको मैंने ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए भेज दिया है। ठीक है, और देखो अब ये बात गौर से सुनना मेरी, ये थोड़ा सा इरेगुलर बना है, खैर। अर्थ के सेंटर से लेके
ये जो बॉडी ऑफ मास m है मेरे पास, इसके सेंटर तक का फासला मेरे पास कैपिटल R है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अर्थ के सेंटर से लेके, सेंटर अर्थ का क्या होता है, जहाँ पे सेंटर क्या होता है, जहाँ पे उसका टोटल मास कंसनट्रेटेड है अर्थ का, जहाँ पे जी की वैल्यू 0 है। आई होप सो अगर आपने पढ़ा हो कि अर्थ के सेंटर के ऊपर बिल्कुल जो है उसकी जो जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। सेंटर से लेके, ठीक है, अर्थ के सेंटर से लेके इसके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का फासला R है। सॉरी, सेंटर वो नहीं जहाँ पे जी की अर्थ की जी की वैल्यू 0 होती है, जी की वैल्यू 0 नहीं होती सेंटर पे, सॉरी, दिमाग में रखिएगा आपने, बाय मिस्टेक मैंने बात बोल दी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो अर्थ के सरफेस से लेके, अर्थ का सरफेस से लेके जो ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का फासला है वो R है। देखो कैपिटल R क्या था, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। और इन दोनों आर को मिक्स नहीं करिएगा। स्मॉल आर क्या है मेरे पास, अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। अभी तक ये बात समझ आती है हमें, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऑर्बिट में भेज दिया है, अब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इसके ऊपर 3 फोर्सेस अमल कर रही होंगी। कौन सी फोर्सेस अमल कर रही होंगी, 3 फोर्सेस कर रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं। एक तो अच्छा, पहले तो ये सुने कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करता है किसी भी प्लैनेट के अराउंड, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे इसके इस तरफ, मतलब अर्थ के टूवर्ड्स, इसको जो फोर्स है जो यहाँ पे रिक्वायर है कि यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, जिसको हमने पीछे FC बोलते हुए आए थे, वो किसके इक्वल है, मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स के। अच्छा, अब मुझे, ठीक है, अच्छा ये FG क्या है मेरे पास, भाई ये वही है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो आप हमारे पास आई थी ना, G m1m2/r², ये वो वाली फोर्स है, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है मेरे पास, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो mv²/r थी। ये तो 2 फोर्सेस हो गई। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ ऑर्बिट में मौजूद है, ये इस वजह से मौजूद है कि यहाँ पे जो अर्थ है ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है जिस प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करेगा, वही प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि मास और रेडियस का फ़र्क आ जाता है। अर्थ है तो ME लिख रहे होते हैं हम मास को, ठीक है। अर्थ का रेडियस अलग है, जुपिटर आएगा तो जुपिटर इसके ऊपर अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो G है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। मास वेरी हो रहा होता है हमारे पास, प्लैनेट टू प्लैनेट वो वेरी कर रहा होता है, बहरहाल वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 फोर्सेस एक आ गई, और एक और फोर्स है, एक फोर्स अमल कर रही है इसके ऊपर जो अमल कर रही है मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 3 फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये तो मैंने 3 फोर्सेस आपको बता दिए हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन का है अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अच्छे से बात समझाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, मैंने ये बात बताई आपको कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सॉरी, जो मेरे पास न्यूटन की फोर्स है, न्यूटन वाली फोर्स को मैं कह रही हूँ ना, G m1m2/r², ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से जो हमारे पास आई है, जो 2 मासेस के दरमियान मौजूद है, ये वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी एक्ट कर रही है। कैसे एक्ट कर रही है भाई, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, FG की, ये तो अर्थ की अपनी है ना। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो ये वाली है भाई, जिससे अर्थ इसको होल्ड करके रखा हुआ है, वो ये वाली फोर्स है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से आई है न्यूटन के, ठीक है। यहाँ पे m1 m2 क्या है, एक अर्थ का मास आएगा और एक इस प्लैनेट इसका मास आ जाएगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वाली फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्या बोला, किसके इक्वल हुआ हुआ है, इसके इक्वल, इस फोर्स के इक्वल, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने ये बात आप लोग को बताई थी, वो क्या था, mv²/r। और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से मेरे पास जो फोर्स निकल के आई है वो आई है
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली जो फोर्स है ना, ये आपने आई होप सो 9-10 में पढ़ी हुई होगी, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ये जो है ना न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, और ये एनालॉगस होता है कूलम्स लॉ का, ठीक है। वैसे अगर आप लोग कूलम्स लॉ को ही अच्छे से देख लेंगे तो ये भी वैसे समझ आ जाएगा काफ़ी हद तक। इसके ऊपर मैं अब अलग से इसको नहीं बता रही, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो 9-10 में आप लोग आई होप सो पढ़ के आए हुए होंगे। खैर ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मेरे पास देखें ये m लिखा हुआ है यहाँ पे m1 m2 है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पीछे मास किस किस का है। मेरे पास ऑब्जेक्ट देखें क्या है, एक अर्थ है, और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है m, इसको समझ लें मैंने सैटेलाइट भेजी थी यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी ऑब्जेक्ट जो है सैटेलाइट है, भाई कुछ भी हो सकता है, वो मैंने फर्स्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सैटेलाइट भेज दी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मास किसका रख रहे होंगे, सैटेलाइट का रख रहे होंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया m सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी है वो v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे जो आएगा वो कैपिटल R वाला आएगा, कैपिटल R वाला रेडियस, ठीक है। कैपिटल R वाला, अर्थ के सेंटर से लेके जो मेरे सैटेलाइट है उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस था, कैपिटल R आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो g है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज लिखा। मास कौन कौन सा है मेरे पास, एक अर्थ का मास है, उसको मैंने me लिख दिया सिंपल, ठीक है। और m2 क्या है मेरे पास, m सैटेलाइट का मास लिख लें, क्योंकि भाई अब मैंने ये क्यों लिखा भाई, क्योंकि मेरे पास मास ही इन दोनों का था भाई। मेरे पास जो बॉडीज़ थी वो यही थी ना, एक अर्थ थी तो अर्थ का मास आएगा, सैटेलाइट थी तो सैटेलाइट का मास लिख दिया भाई मैंने। और ये आर क्या है, वही वाला आर आएगा। अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या था मेरे पास, कैपिटल आर। ये आर स्क्वायर था, मैंने इसको आर इंटू आर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा ना बेटा। अच्छा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करें, ये जो मास ऑफ सैटेलाइट था कैंसिल हो गया। सिंपल मेरे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, एक और चीज़ होगी, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला आर नहीं आएगा, सॉरी भाई ये गलती हो गई, ठीक है। इंसान है, गलती हो जाती है उनसे, सॉरी, ठीक है। ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बच गया वी स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर, ठीक है। क्या हुआ, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, आर से आर एक आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये वाला फैक्टर उतर के आ गया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट ले लें बोथ साइड पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो इस पूरी फैक्टर के ऊपर ये आ गया रूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास कैपिटल जी है ये क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कैपिटल जी कहाँ से आया मेरे पास, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से आया है, जिसकी वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आया मेरे पास, फार्मूला से देखें, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी के लिए अरेंज कर लें तो न्यूटन, यहाँ पे देख लें, मैं अरेंज कर लेती हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। भाई अब देखें जी के लिए यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, पर केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, तो यहाँ पे केजी स्क्वायर होगा, वैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे जी की वैल्यू आएगी। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है। ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अभी जो आर है, अर्थ का रेडियस मत रख दिएगा यहाँ पे, ये आर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सिर्फ जी और एम ही यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ थी। कैपिटल आर मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कैपिटल आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ दोबारा देखो, ये अर्थ है मेरे पास और ये मान लो सैटेलाइट थी। मैंने इसके सेंटर से, सैटेलाइट के सेंटर से अर्थ तक के सेंटर का फासला कैपिटल आर बोला हुआ था, ठीक है। अच्छा, और जो स्मॉल आर था वो ये था, अर्थ के सरफेस से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक एक और फासला है स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, एक अननोन वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, इस वजह से हमें कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता। तो सिंपल हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही ड्राइव होके आ चुका है, जो कि ये, ठीक हो गया, इतनी बात समझ आती है। अच्छा, ये तो था ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड की फॉर्म में इसको देखते हैं कि टाइम पीरियड की डोमेन में ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे सुन लें, मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने जो बॉडी एज्यूम की हुई थी जिसके अराउंड मेरी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही थी वो अर्थ थी, जब भी यहाँ पे अर्थ का मास आ रहा है, वरना आपकी बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो ऐसे है, जी एम सेंट्रल,
यहाँ पे इसका मतलब कोई भी बॉडी के अराउंड सैटेलाइट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर सकता है। जो आप प्लैनेट यहाँ पे एज्यूम करेंगे उसी का यहाँ पे मास आएगा, ठीक है। ये कोई वो नहीं है बिल्कुल ही कि यहाँ पे से वो से बढ़ती आएगा। ये मैंने एक प्लैनेट हमारा एज्यूम करते हुए चले थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग टाइम पीरियड के डोमेन में देखते। अच्छा, अब टाइम पीरियड के लिए फार्मूला देखते हैं। मुझे वेलोसिटी का फार्मूला पता है जो कि है S/T, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, एक ये मुझे बात पता है। और अब यहाँ पे क्या एज्यूम करा है मैंने, यहीं पे देख लो बल्कि। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे अभी प्लैनेट वही एज्यूम करा हुआ है अर्थ, ठीक है, उसी को लेते हुए चलें। ये मेरे पास अर्थ है मेरी, ठीक है। इसके अराउंड ये जो डॉट 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 करके मैंने बना दिया है, ये वही ऑर्बिट है, ठीक है, ये वही ऑर्बिट है। अब यहाँ पे क्या एज्यूम करा मैंने कि ये जो सैटेलाइट है इसने अर्थ के अराउंड पूरा एक चक्कर काट लिया। मतलब यही पॉइंट ए पे थी, यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू हुई, वापस पॉइंट ए के ऊपर घूम के आ गई, ठीक है। यानी कि इसने पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मुझे एक बात पता है, मैंने पीछे पूरा एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाया है कि S बराबर होता है आर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, बॉडी ने ए पॉइंट से चलना शुरू करा, ठीक है, ए से चलना शुरू हुई, फिर घूम के ऑर्बिट कंप्लीट करके ए के ऊपर ही आ गई। तो इसने जो पूरा डिस्टेंस कवर किया, जिसको मैंने S बोल रही हूँ, वो क्या होगा अभी देखते हैं। अच्छा, इसने पूरा एक क्या किया, बॉडी ने एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। तो मैंने ये बात पीछे पढ़ाई थी कि एक रेवोल्यूशन जब बॉडी कंप्लीट करती है तो उसके अंदर जो थीटा होता है वो मेरे पास 2π के बराबर आ जाता है, ठीक है। और आर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आर मेरे पास वही कैपिटल आर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दें, थीटा की जगह आ जाएगा 2π, आर की जगह कैपिटल आर, ठीक है। आर क्या था, कैपिटल आर, अर्थ के सेंटर से लेके बॉडी के सेंटर तक का फासला कैपिटल आर है, ठीक है। 2π कैसे आया, बॉडी ने पूरा एक चक्कर काटा है। 1 रेवोल्यूशन 2π के इक्वल होता है, 2π रेडियन के इक्वल वैसे। और यहाँ पे थीटा क्या हुआ, थीटा कितना बना, 2π बना ना, क्योंकि बॉडी ने पूरा एक चक्कर काट लिया, पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया है अर्थ के सर्कमफेरेंस के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना 2π वाला, ये मैंने, अगर आप लोगों ने ये जो सर्कुलर मोशन है इसका स्टार्ट से पूरे लेक्चर लेने शुरू किए तो आई होप सो ये वाली बात समझ आएगी आपको। अच्छा, ये जो फार्मूला है V=S/, क्योंकि अब यहाँ पे जब इसने पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो टी को यहाँ पे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो ये टी को हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल टी से नहीं कर रहे हैं। एस क्या है मेरे पास, 2π है, मेरे पास वैल्यू आ गई। कैपिटल टी की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे उतर गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, वेलोसिटी का मेरे पास फार्मूला आ गया 2πr/T। अब इसको टी के लिए टी के लिए सिंपल अरेंज करें, T=2π, ये जो वेलोसिटी है डिवाइड में आ जाएगा ये वाला फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे पास ये फैक्टर आ गया, और जो पीछे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करा है वो ये रहा, क्या है वो मेरे पास, V=√G(m) सेंट्रल। अब m सेंट्रल या फिर m या फिर आप मास ऑफ अर्थ बोलना, आपकी बुक में असल में m सेंट्रल लिखा हुआ था तो मैंने फिर उसी तरीके से इसको कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखिएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आया है इसमें बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर करें। अभी क्यों कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। T² हो जाएगा इस साइड पे, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा π², r का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको। इसके ऊपर भी स्क्वायर करें, v², यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा G(m), अर्थ ही लिख लें क्योंकि अर्थ एज्यूम करी हुई है ना, ठीक है, r। ये मेरे पास आ गई 2 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो v² आया ना, v² की वैल्यू आई है वो सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हमने स्क्वायरिंग की थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल मैथ्स है भाई। r², v² की वैल्यू डालें, क्या है, G(m)/r, ठीक है। अच्छा, ये जो r है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सिंपल मैथ्स है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π² r³, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और ये क्या है, G(m) अर्थ। ये मेरे पास जो फार्मूला आया है ये आया टाइम पीरियड का। अच्छा, असल में ये आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है, अगर आप टाइम पीरियड के लिए टी के लिए निकालेंगे ना तो रूट ले लीजिएगा बोथ साइड पे। वैसे T² में आमतौर पे छोड़ते नहीं है, लेकिन एज इट इज़ लिखा हुआ है तो मैंने भी इसको ऐसे ही लिख दिया है। ये टाइम पीरियड डोमेन में हमारे पास जो फार्मूला आया है, ठीक है।
ये क्या है r³ ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्थ एज्यूम की हुई थी, वरना आप m सेंट्रल लिख लें। ठीक है, m सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या है भाई, कोई भी बॉडी कंसिडर करते हुए चलें। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 4π² r³ अपॉन g(m) सेंट्रल। ठीक है, चलो ये वाली बात अब समझ आ गई। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे और बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वर्कड एग्जाम्पल 4.5 है, हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बोला हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ समझे कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या लिखा है, व्हाट इज़ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो बात हो रही है, ये देखें, अब इन्होंने यहाँ पे बात किसकी की हुई है, इन्होंने m सेंट्रल बोला हुआ है, अर्थ ही बोला हुआ है। ठीक है, वैसे चलें, अब देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास अर्थ है, सिंपल मेरी अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ के सेंटर से लेके मैंने यहाँ पे समझो एक वो है मेरे पास सेटेलाइट है, सेटेलाइट अटैच हुई हुई है यहाँ पे, मतलब सेटेलाइट ऑर्बिट कर रही है इसके अराउंड। ये अर्थ का ऑर्बिट है पूरा, ये पूरे डॉट 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 करके जो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है ये एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से ऊपर है, अर्थ के सरफेस से ऊपर हमने क्या नाम दिया था, आर का नाम दिया था। अब आप इसको कैपिटल आर कह के डायरेक्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में नहीं पुट कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इन्होंने हमें दिया हुआ है अबव द अर्थ सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें स्मॉल आर गिवन है, और वो क्या गिवन है हमें, 400 किलोमीटर। ये जो है ना, अर्थ के सरफेस से लेके जो भी स्टेशन है इसके सेंटर तक का डिस्टेंस आर है, और ये जो अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको फ़र्ज़ करो मैंने बोल दिया आर डैश। ठीक है, तो मेरे पास जो कैपिटल आर आएगा वो कैसे आएगा, आर प्लस आर डैश। आर डैश क्या है मेरे पास, अर्थ के मुझे चाहिए टोटल आर, यानी कि इसके सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले आर डैश चाहिए होगा। आर डैश क्या है, ये अर्थ का रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, सॉरी यहाँ आर डैश यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला आर डैश है। तो मुझे जो अर्थ के सेंटर से लेके स्टेशन के सेंटर तक का फासला है, वो कैपिटल आर जिसको हमने पीछे समझा था, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश प्लस का आर। ठीक है, ये बात समझ आती है अभी। अच्छा, अब जो आर डैश है वो अर्थ का रेडियस है, वो हमें पता है वो कितना होता है। आर डैश की वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये होता है अर्थ का रेडियस, जो कि आर डैश है मेरे पास। अब ये जो है मेरे पास स्मॉल आर, ये 400 किलोमीटर है, किलोमीटर में नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आंसर मेरे पास आ रहा 400,000 मीटर में रख के करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो आर डैश की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम मीटर वाली कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी सबको एक एम के सिस्टम में लेके चला करें, आदत बनाएं अपनी। अब मेरे पास आर की वैल्यू कैसे आएगी, आर क्या है मेरे पास, आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डैश। ठीक है, दोनों को सम अप कर दें। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 400,000 प्लस आर डैश क्या है मेरे पास 6.38 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, इन दोनों को सम करें, वैल्यू आ रही है मेरे पास 6.78 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास कैपिटल आर आ गया। अच्छा, आपकी बुक के अंदर ना ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं गिवन है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होएगा, वो एक ही बात होती है। आपका जो कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, आई होप ये तो इंटर बोर्ड में अलाउ है ना वैसे भी, तो ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपका आंसर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है बुक के अंदर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं गिवन है, उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो g(m)/r है। अच्छा, m को हम क्या बोल रहे थे, m सेंट्रल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद ही बोल दिया एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अब ये m होगा। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी निकालने कोई मसला ही नहीं है। कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ, देखें 6 एक्सपोनेंट 24। अच्छा, आपकी बुक में रखवाया है 5.9, तो बेटा 5.9 ना एक्चुअली राउंड ऑफ होके ना 6 ही हो जाता है, तो आप इसको 6 एक्सपोनेंट 24 रख लें या फिर 5.9 एक्सपोनेंट 24 रख लें। एग्जामिनर आपके मार्क्स इस पर नहीं काटने वाला बेटा, समझ आ रही है बात, ये बेसिक सी बात है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जो G की वैल्यू रखी हुई वो 6.673 रखी हुई है बेटा।
इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज ना होना शुरू हो जाएगा कि पॉइंट के बाद मैं इतने डिजिट लूँ। बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, इनफ होता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, कोई एग्जामिनर आपको कॉपी नहीं फाड़ के फेंक देगा आपकी, ठीक है, वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कैपिटल आर की वैल्यू ये निकाल ली हमने 6.78 एक्सपोनेंट 6। कैलकुलेटर में इस पूरे को एडिटिव डाल के सॉल्व करें। अच्छा, अब आंसर जो मेरे पास आया है इसको सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में आया है 7.68 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड आया है। अच्छा, अब ये जो आंसर आया थोड़ा सा चेंज क्यों आया है भाई क्योंकि इन लोगों ने आपकी जो किताब है ना बेटा, उसके अंदर जो है ना, इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यूज़ को नहीं डाला है, और ऊपर से इन्होंने जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डाली है वो उन्होंने 5.9 समथिंग डाली है, हमने ये रख दी सिंपल। आप ये भी रख लें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है आपका, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। आपकी बुक में साइंटिफिक नोटेशन में नहीं की माने आंसर। और जी की वैल्यू उन्होंने 3 पॉइंट ले लिए डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद आप 2 ले लें, इनफ होगा, कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर। लोग डेसिमल के बाद 2 पॉइंट भी ले लेंगे तो उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो चले मैं आपको विदाउट इसके भी दिखा देती हूँ, देखें। अच्छा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको नहीं लिखना तो कैपिटल आर की वैल्यू समहाउ आपके पास आ रही होगी, जो मैंने फिर कैलकुलेट करके निकाली थी, वो 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 0 ये आ रही होगी वैल्यू समहाउ, अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रही होगी। और पता है आपकी बुक के अंदर ये भी गड़बड़ है, यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड होना था, इन्होंने 3 ज़ीरो लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। खैर माशाल्लाह है बिल्कुल, GME अपॉन आर, ठीक है। इन्होंने जी की वैल्यू, भाई जो कैपिटल जी की वैल्यू ली है ना उन्होंने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल ले लिए। लेकिन खैर अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो -11, ये कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू इन लोगों ने क्या ली हुई है 5.98। वैसे ये कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, एक्सपोनेंट 24 ही है ये। और आर की वैल्यू क्या है, ये रही जो मैंने रखी हुई है 6, 7, 8 और ये इसके साथ 4, 0। इस पूरे को अगर आप फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर समहाउ आ रहा होगा 67671.7, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, जो कि राउंड ऑफ होके वही आ जाएगा 7672, ठीक है। अच्छा, ये मेरी बात अब सुन लें ज़रा। सबसे पहले तो बुक में इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कोई गलत वो नहीं है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। और ये 6.673 लिखा हुआ है। बेटा डेसिमल के बाद अगर आप 2 डिजिट्स भी ले लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। आप रेडियस की वैल्यू जो भी आई है उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखो, कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ऐसे भी लिख लो, कोई गलत बात नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर दो, ऐसे दे दो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। और थोड़ी सी वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, कितना ही इंसान रट लेगा, वहाँ बैठ के आप ये तो नहीं याद करोगे ना एग्जाम में कि पॉइंट डेसिमल के बाद मुझे कितनी वैल्यूज लेनी थी। सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट भी 2 डिजिट भी ले लो, काफ़ी होता है। वहाँ ये तो रट्टा हो जाएगा ना वही कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यू, वो बुक में 3 थी तो यहाँ भी 3 लेंगे, नहीं, अपने ऊपर है। ऐसे भी कर लो तब भी ठीक है, ऐसे भी कर लो तब भी ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। आंसर दोनों से सही ही है, ठीक है। चलें, अब ये हमारा टॉपिक था आज का ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये मैंने न्यूमेरिकल इसी वजह से कराया ताकि ज़रा रेडियस वाली बात थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है। अब इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।